नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स, यानी कि जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान का न्यू पेपर पैटर्न पर आधारित एक मॉडल पेपर, और जो मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो आपका पेपर है, इस पेपर का पेपर कोड है 355 जे ही, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पूरे पेपर में मुद्रित प्रश्नों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि ये पेपर हमने बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो है पूरे टोटल क्वेश्चन है, सिर्फ इसका इंग्लिश वर्जन हटाया गया है। तो इसीलिए प्रश्न जो इसमें मुद्रित प्रश्न है उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। हमें क्या करना होता है, जब हम पेपर लेते हैं, हम जब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं, वहाँ पर हमें पेपर में जो भी हमारा रोल नंबर होता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, वो हमें यहाँ पर डालना रहता है। उस रोल नंबर को हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे, जो भी हमारा नाम रहता है उस नाम को हम लोग डाल देंगे। और ये जो एक नंबर लिखा रहता है, सीरियल नंबर, ये तो लिखा ही रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। बट ये जो पेपर कोड नंबर होता है, ये हमें कॉपी पर भी डालना रहता है। जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी वहाँ पर इसको संकेतांक में हमें डालना रहता है, ठीक है। और आपको पता है फिजिक्स का पेपर करने के लिए हमें 70 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो पेपर है इसमें 70 नंबर के क्वेश्चन जो हैं हमसे पूछे जाएंगे। और अब बच्चों एक समय आ चुका है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आप जिस टाइम बोर्ड एग्जाम देने जाएँ, जब आप पेपर देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि हम पहली बार किसी पेपर को देख रहे हैं। ताकि आप 1 से 2 पेपर क्वेश्चन पेपर को पहले देख कर जाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि मॉडल पेपर सेम होते हैं, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। जब आप 1 से 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको जो घबराहट होती है वो नहीं होगी। तो इसीलिए बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें। अब आपके पास टाइम उतना नहीं बचा है कि आप हर एक क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ें। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस देखनी है, वन शॉट लेना है। क्योंकि अब अगर आप एक तरफ से सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं बचा है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आप उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, जो भी वन शॉट आते हैं, मैराथन्स आते हैं, उनको लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। और मैं कहता हूँ अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं हर सब्जेक्ट में तो आप इजीली से पास हो सकते हैं। कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों, आपको पता है कि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसके लिए टाइमिंग रहती है 3 घंटे 15 मिनट, सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो ठीक है, चलिए हम सीधे पेपर को अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा पेपर है, इसका खंड आ है। इस खंड आ में हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमें का खंड जो दिया गया, इसमें हमसे पूछा गया है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अब देखो, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है हमें बताना है। J प्रति C लिखा है, यानी कि इसका मतलब है जूल प्रति C का मतलब है कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम हो गया। ये बच्चों J और C का मतलब है जूल इंटू में कूलाम, इसके बीच में गुणा का निशान आप समझ सकते हैं, जूल कूलाम, जूल इंटू कूलाम। ये बच्चों कूलाम दिया गया है, C4 कूलाम इंटू जूल, कूलाम प्रति जूल हो गया, ये दिया गया है। या फिर N4 न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। आपको बताना है कि वैद्युत विभव जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपने वैद्युत विभव के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है, हमने कई बार बताया, वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, सही से लिख देते हैं, तो आपको इसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा, इसमें आपका आधा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता की हमें गणना करना है। एक सूत्र आपने आई होप पढ़ा होगा और आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा अगर आप मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे। देखो, अगर हम इसको ना लिखें तो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, वैद्युत चालकता इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। वैद्युत चालकता इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। इस सूत्र को हम लगाएंगे, इजली से मान जो है इसका कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमें पास दिया गया कितना है, 500 ओम है। इसमें हम डिवाइड बाई 500 करेंगे। अब देखो, इस 500 को हमें काटना है, हम लगाएंगे 0.10 बढ़ाएंगे, अभी भी कुछ नहीं होने वाला। 1 0 और बढ़ाएंगे, अभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर 100 है नीचे 500 है। तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे। अब देखो, इन 2 जीरो से 2 जीरो के कैंसिल कर देंगे, 5 1 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 0.002 ओम 2 ओम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आर का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, वैद्युत चालकता जो है, वैद्युत चालकता का मान कितना आ गया,
002 ओम इनवर्स, इतना मान आ गया। सूत्र हमारे पास ए है, ये सूत्र आप याद रखेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं, हो सकता है आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाए, वैद्युत रसायन चैप्टर में, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र V है के समांतर V चाल से गतिशील आवेश Q है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है उसका मान आपको बताना है। जब वो बच्चों समांतर हैं, ऐसे इस तरीके से हैं, तो इसमें बीच में थीटा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, पूरा मान 0 हो जाएगा, तो इसमें हमारा 0 वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे QBV सही कर देंगे, जो कि बच्चों गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें हमारा 0 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम इस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। अब पहला ऑप्शन दिया गया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आवेश आधारित है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लेंज का जो नियम है, ये जो लेंज वैज्ञानिक थे, इनका नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें पहला वाला ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर प्रतिरोध R है, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनको क्या किया गया है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N है और अनुनादी आवृत्ति NR है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो किस स्थिति में धारा विभव के पश्चगामी होगी, धारा जो है विभव के पश्चगामी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा किससे, अनुनादी आवृत्ति से, इस कंडीशन में हो जाएगी। तो हमारा पहला जो लास्ट ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट हमारा, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 6 उनमें से है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, कलांतर कितना होता है आप बताओ। अब एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो इसको हम IMP जरूर लगा देंगे, क्योंकि सेम इस प्रकार से और सेम ऑप्शन के साथ कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप देखो इसमें कलांतर कितना होता है, वो होता है 0, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसा है, IMP क्वेश्चन है। अब बच्चों इसके बाद में हमारा खंड 22 स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार कॉपी पर देख लेते हैं, हमारी जो बोर्ड की कॉपी है उस पर हमें कैसे लिखना है। देखो बच्चों, ये आपको इस तरीके से कॉपी मिलेगी। इस कॉपी पर सबसे पहले आपको खंड A डाल देना है, इसमें आप ऊपर खंड A डालेंगे, क्योंकि हम लोग खंड A को ही सॉल्व कर रहे हैं। खंड A डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 में का में जो सही था जूल प्रति कूलाम, और उस पर हम सही का टिक कर देंगे। तो पहले में पहला सही था प्लस हमारा जूल प्रति कूलाम था, इसको हमने सही टिक कर दिया, ठीक है। अब हमने जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो दूसरे में जो न्यूमेरिकल था उसमें कौन सा सही था, दूसरा वाला सही था। तो अगर आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को लगा के दिखा दें कैसे सही आया, या फिर आप डायरेक्ट लिखकर इस पर सही का टिक कर देंगे, आपका इजीली से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा गा खंड जो था, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही था 0, तो हमने गा वाला सही करके 0 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे घा में हमारा लेंज का नियम था, उसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो हमने वो लिख दिया। अब इसमें आवृत्ति के बारे में, अनुनादी आवृत्ति और या फिर आवृत्ति के बारे में, तो इसमें हमसे कौन ज़्यादा होता है, ठीक है, कब धारा पश्चगामी होती है, विभव जो है पश्चगामी होगा, तो वो भी हमें पता था, जब जो आवृत्ति का मान है वो ज़्यादा होगा अनुनादी आवृत्ति की तुलना में, ठीक है। या फिर जो लास्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, पहले का ही क्या था, उसमें भी हमारा 0 वाला सही था, कलांतर पूछा गया था। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब हमें सॉल्व करना है खंड बा, तो नेक्स्ट पेपर पे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में का खंड कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पूछा गया है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप समझते क्या है। तो देखो आपको लिखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरीके से आपको एक हेडिंग लगानी है, तो लिखना है यह एक प्रकाशिक घटना है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये क्या है, एक प्रकाशिक घटना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की जो किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जो प्रकाश की किरण है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इसमें आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। आपतन कोण का जो मान है वो क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इस क्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। अब देखो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने एक समीकरण पढ़ा था E=h², यही वाला समीकरण पूरा आपको लिख देना कैसे आता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का जो न्यूनतम कोणीय संवेग होता है वो आपको बताना है। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो इसमें दिया गया हाइड्रोजन परमाणु में, इसको अदर साइड में कर दीजिए। देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग L होता है h/2π होगा। अगर आपने बोहर की परिकल्पना अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली से कर लेंगे। छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में था, तो हमें इसमें कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें मंदक का कार्य क्या होता है, और किसी एक मंदक का नाम भी आपको बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको मंदक का कार्य क्या होता है, वर्क होता क्या, ये बताना है। फिर आपको किसी एक मंदक का नाम भी बताना है, ठीक है। और सबसे अच्छे अगर मंदक की बात करें तो होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका नाम होता है भारी जल। भारी जल होते हैं सबसे अच्छा मंदक है, ये आपको बोर्ड के पेपर में याद रख लेना, ठीक है। लिखना कैसे, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है मंदक के कार्य, क्वेश्चन नंबर 2 का घ। रिएक्टर में इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को कम यानी कि मंद करना है। जो मंदक होते हैं इनका कार्य जो होता है, जो आपका रिएक्टर होता है इसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें भारी जल हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल ग्रेफाइट की ग्रेफाइट हो गया, और बेरियम ऑक्साइड जो है आदि जो क्या होते हैं हमारे अच्छे मंदक के रूप में इनका कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना दिया गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें निकालना है। तो एक हमारा है न्यूमेरिकल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो विद्युत चुंबकीय, इसमें क्या दिया, विद्युत क्षेत्र का आयाम। अगर विद्युत क्षेत्र के आयाम की बात करें तो इसको हम E0 से प्रदर्शित कर देंगे। विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻⁴ दिया गया, ठीक है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा गया है, यानी कि V0 हमसे पूछा गया है। अगर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इसके आयाम और प्रकाश की चाल में संबंध, E0 अपॉन में होता है V0। ये आपका एक सूत्र होता है, याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल अगर बोर्ड में आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। इसमें बच्चों हम लोग मान रख देंगे, हमसे पूछा क्या गया चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो V0 हमसे पूछा गया, तो इसमें V0 = क्या हो जाएगा, E0 अपॉन में C हो जाएगा। और C बच्चों प्रकाश की चाल है जिसका मान होता है कांस्टेंट 3 × 10⁻⁻⁴, E0 का मान है, डिवाइड बाई इस प्रकाश की जो चाल होती है इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8। अब बच्चों 3 से 3 को हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या होगा 10⁸ ही पॉजिटिव है तो ये ऊपर चले जाएंगे, कैसी हो जाएंगी, तो इधर बचेगा 1 × 10⁻⁻12। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कर देना है। अगला है कि स्थिर विद्युत्की की गॉस की प्रमेय लिखिए। स्थिर विद्युत्की जो होता है इसमें गॉस की आपको प्रमेय लिखनी है, और ये प्रमेय कोई आपको 2 नंबर वाली या 4 नंबर वाली पूरी एकदम बड़ी वाली नहीं लिख देनी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है 1 नंबर में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। तो देखिए गॉस की प्रमेय में आपको लिखना क्या है, गॉस की प्रमेय इस तरीके से हेडिंग डालनी है, और क्या करना है आपको, देखो किसी भी बंद निकाय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस निकाय द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इसको जो गॉस की प्रमेय इसको φ = Q/ε0 होता है। इतना ही हमें लिखना है, कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं। अब बच्चों खंड सा आता है बच्चों, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग होती है। इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन लगभग होते हैं। इसमें हमारा पहला है काखंड में कहता है कि M द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर D दूरी तय करता है, ठीक है। D दूरी क्या करता है, तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग जो है B = 2qEd अपॉन में M, इसका अंडर है। एक कैसे आया, इसको सिद्ध करना है। तो इसको बच्चों हम गति का जो तृतीय समीकरण है उसके द्वारा, उसकी सहायता से हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे। देखो, और इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझो। देखो, एक आपने सूत्र पढ़ा था F = QE, ठीक है। अब एक कण का जो त्वरण होता है उसकी हमने पढ़ रखा है, कण का त्वरण होता है
जो भी बल दिया गया है अपॉन में इसका मास, ठीक है। ए इक्वल टू एम ए, एम अपॉन एफ अपॉन में एम होता है, ठीक है। तो एफ अपॉन में एम, तो ए क्या करेंगे हम, जो आपका त्वरण होता है ए, ई है, सॉरी त्वरण आपका ए है, त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं। तो एफ जो है इसमें एफ है और एफ इक्वल टू हमें पता है क्या होता है क्यू ई, तो क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन में एम, इसको मानने जो हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब समीकरण 1 और हम गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब इसमें यू क्या है, ये देखो एक कहाँ पर इसकी जो चली गई दूरी, एक कहाँ से चलता है, विरामावस्था से चलकर, ये विराम था, यानी कि पहले इसकी जो गति थी, जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पर जो u का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और s, और s क्या है, दूरी, चली गई दूरी। और एक कितनी दूरी तय करता है, d दूरी तय करता है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया। तो d दूरी तय करता है, तो s के स्थान पर हम क्या करेंगे, d को लिखेंगे। अब हम इसमें गति के समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की जगह पर 0 इंटू जो आपका v है 2 है, 2 तो ऐसे रहेगा। ए का मान हमें पता ही है कितना आया, ए का मान हमें समीकरण 1 से हम रख देंगे। देखो ए वाला जो है यहाँ से हम ए का मान रख देंगे, इसमें 2as है तो ए का मान यहाँ से रख देंगे, एस का मान हमें पता ही कितना है, डी है, तो हमने इसका मान रख दिया। अब बी स्क्वायर है तो इसको हमने सही करके लिख दिया, तो 2 को हटा दिया और इन सभी को ऐसे से लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर जो है इसको हटा दिया और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया, और यही चीज़ हमें सिद्ध भी करनी थी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, यानी कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, मात्रक तथा इसकी बीमा लिखनी है। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया गया है बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले आपको विद्युत विभव जो होता है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको बताना विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, और फिर इसकी आपको बीमा भी लिखनी है। तो देखो सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा, अनंत से किसी, जो अनंत होता है उस अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु का विभव कहलाता है। और इसे बच्चों हम लोग b से प्रदर्शित करते हैं, और W अपॉन में Q 0 होता है। अब देखो W का मान जो वर्क है, वर्क जूल में होता है, आवेश Q होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जूल प्रति कूलाम हम लोगों ने सही किया था। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट होता है। वहाँ पर वोल्ट में ऑप्शन था नहीं तो हम उसको नहीं लगाए, हमें ऑप्शन मिला था जूल प्रति कूलाम, तो हमने जूल प्रति कूलाम लगाया था। और अगर इसकी बीमा की बात करें तो m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1 होता है, और बड़ा ब्रैकेट आपको इस तरीके से लगा देना, और हमारा क्वेश्चन जो है पूरा इजीली से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। देखो आपको, सॉरी इससे पहले, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तार की जो त्रिज्या है उसे खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो बायो सावर्ट का नियम है, इसमें एक आपको ऑप्शन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो उसको करें, या फिर आप इसको कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा आपको शायद लेंदी पड़ सकता है, अन्यथा इजी ये भी है, कोई भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चों हमारा दा खंड में हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया जो कि आपका 3 नंबर में है, और न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 50 वाट और 100 वाट लैंपों को 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है, ठीक है। लैंप को जलाने के लिए उसमें श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करवा दूंगा। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र के निम्न में दिए गए, ये आपको एक समीकरण दी गई, इसकी आपको गणना करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको भी आप समझ लो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की, आपको इन सभी पर टिप्पणी करना है, ठीक है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर इजीली से इसको देख सकते हैं। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, यानी कि जो हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसे आपको समझाना है, तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आइंस्टीन की समीकरण लिखे तथा इसकी व्याख्या भी कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर आइंस्टीन का समीकरण लिखना है और पूरी इसकी आपको व्याख्या भी करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 2 बिंदु आवेश, एक पर प्लस Q प्लस 9 इलेक्ट्रॉन व दूसरे पर E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच आवेश रखा जाए, इसके बीच एक आवेश Q को रखा जाए तो संतुलन में हो, यानी कि उस आवेश Q का आपको मान बताना है, ठीक है।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र है उसे निगमन करना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, ठीक है। किरचॉफ के नियमों की सहायता से इनको भी प्रबंध में दें, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो मैंने आपको कहीं ना कहीं ना पढ़ाया हो या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना बताया हो, ठीक है। बायो-सावर्ट का नियम समझे, दूसरी बार पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, यानी कि बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का हमें निगमन करना, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया, ठीक है। इस लूप पर लगने वाले बलयुग्म यानी कि बल आघूर्ण का सूत्र जल्दी मैं इसको बताने वाला हूँ। डेरिवेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आप इसको करना चाहें तो या तो आपके ऑप्शन में दिया गया, आप इसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से गॉस की प्रमेय आपको बताना है। सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता का हमें व्यंजक निकालना। तीव्रता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, अन्यथा आपको अथवा में चांस दिया गया, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसके आधार पर धारा के मानक एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। मैं कहता हूं इसको आप मत सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। लेंस का सूत्र है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने सॉल्व करा है। इसमें दो लेंस रखते हैं पास पास और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप चैनल पे जाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम इसी तरह, वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या पूछी गई। आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय संलयन की क्रिया पर क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें एक रिएक्शन है, आपको थोड़ी परिभाषा लिख देनी, आपको नंबर इजीली से मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है। दो कुंडलियों के, चाहे आप ए करें या फिर आप के करें, आपके ऑप्शनल है, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड का पेपर आएगा। आपको बच्चों इजीली से सॉल्व कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार क्वेश्चन पेपर को, मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर सकेंगे। इस पूरे पेपर में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए उनको सॉल्व करा दिया। अन्य जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, सीरीज लाते हैं, उसमें इन सारे क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया, तो आप वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।